जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल नमो भारत गणित में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज की क्लास में लेकर आए हैं DLED 4th सेमेस्टर 2018 का चतुर्थ पेपर गणित का। ठीक है, तो इस क्लास में ये पेपर 2018 का गणित पेपर सॉल्व कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। पहला प्रश्न है जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर आधारित है, बहुविकल्पीय प्रश्न पर आधारित है, 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन। तो आइए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको देखते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न कह रहा है कि क्वाट 30 अंश और बटे tan 45 अंश, इसकी वैल्यू बताना है। तो हमको पता है कि cot 30 का मान कितना होता है, √3। आपको मान याद करने की ज़रूरत है, जब तक मान याद नहीं कर पाएंगे तब तक कुछ नहीं हुआ। ये याद करने के ऊपर है, 0 से लेकर 90 तक 6 त्रिकोणमिति का अनुपात मान याद कर लीजिए। ठीक है, तो cot 30 का मान कितना होता है, √3, और tan 45 का मान कितना होता है, 1। तो ये हो जाएगा √3। ये हमारा ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है किसी वृत्त का क्षेत्रफल 888 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कह रहा है वृत्त की त्रिज्या बताओ। ठीक है, क्षेत्रफल हमको दे रखा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, πr स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr स्क्वायर, और क्षेत्रफल हमको दे रखा है 8800। कितना दिया है, 8800 वर्ग सेंटीमीटर बराबर ये हो जाएगा πr का स्क्वायर, है ना। पूछ रहा है त्रिज्या कितना होगा, हमको त्रिज्या बताना है। ठीक है, तो ये पाई का मान रख लो, यहाँ पर 8800 है, 8800 वर्ग सेंटीमीटर बराबर पाई का मान कितना है, 22/7 होता है ना, 22/7 ही होता है, और गुणे में r का स्क्वायर। ये भाग है, इधर आएगा गुणा बनेगा, तो 7 गुणे 8800 हो जाएगा, और ये गुणा है, इधर आएगा क्या बनेगा, भाग बनेगा, और बराबर कितना हो जाएगा, r का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, 2 से भाग कर लेते हैं, या 11 से भाग कर लो। 11 दूनी 22 होता है, और 11 अट्ठे 88 होता है, मतलब 800 आ गया। ठीक है ना। 2 से अगर 2 से काटें ये, तो 2 चौक 8 कितना होगा, 400, और 4 सतह कितना होता है, 28 होता है ना, 7 चौक 28 होगा। तो ये हमारे पास जो आया है 7 गुणे 400, कितना आया, 7 गुणे 400 बराबर r का स्क्वायर। कितना आ गया, 7 गुणे 400 बराबर r का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, और आगे देखिए यहाँ से देख लेते हैं। तो r का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, अच्छा r है तो r का वर्गमूल बनता है, तो वर्गमूल लगा दीजिए 7 गुणे 400। ठीक है, तो r बराबर हो जाएगा √7 गुणे, अच्छा 400 का वर्गमूल अगर निकालें तो कहोगे 400 का जो वर्गमूल होगा वो होगा 20। ठीक है, तो 400 का वर्गमूल 20 हो गया, 20 आ गया बाहर, तो r बराबर हो गया 20√7 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या हो जाएगा। ठीक है, 20√7 सेंटीमीटर, ये 20 है। ये था क्वेश्चन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इसको मिटा दे रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 बराबर 0 के हल। इसको हल कीजिए, गुणनखंड करना है भाई। गुणनखंड आपको पता ही होगा कैसे करना है। एक है, मतलब एक है, अगर x का गुणांक कुछ है, पहले अचर पद में हम गुणा कर लेंगे। तो 1 का गुणा 2 क्या है, x स्क्वायर का गुणांक, और 1 क्या है, अचर पद है, तो 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 होगा, 2 का गुणन 2 होगा कि नहीं। अब 2 का गुणनखंड करो ताकि x का गुणांक आ जाए जोड़ने घटाने पर। तो हम कह सकते हैं 2 गुणे 1, तो 2 1 के 2 होता, और 2 में से 1 घटाओगे तो 1 आएगा, और x का गुणांक 1 है, तो 1 के स्थान पर कितना रखेंगे, 2 माइनस 1 रखेंगे ना। तो यहाँ आ जाइए, यहाँ से काम करते हैं, तो जब 2x स्क्वायर माइनस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2x और प्लस में x। यहाँ 2, यहाँ पर कितना है, 1 है ना, 1 के स्थान पे 2 माइनस से 1 रखेंगे, और तुरंत x से हम गुणा करा लेंगे। ठीक है, तो 2x प्लस 1 बन जाएगा, और माइनस में 1 बराबर 0। जिसमें देखो क्या क्या कॉमन दिख रहा हो, कहोगे 2x कॉमन है, तो यहाँ पर सिर्फ x बचा, और यहाँ पर सिर्फ कितना बचेगा, 1 बचेगा, क्योंकि x तो पूरा कॉमन निकल गया। और यहाँ पर जब कुछ कॉमन ना दिखे तो 1 कॉमन बन जाता है, तो x माइनस 1 बचेगा बराबर 0। तो ये ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 1 ये वाला, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 1 बराबर 0। तो 2x प्लस 1 और एक ब्रैकेट में x माइनस 1, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये होगा गुणनखंड। अच्छा यहाँ पर हाँ ठीक है,
को हल कीजिए। अगर x की वैल्यू निकालना है तो यहाँ से x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, बराबर 0 करो और x माइनस 1 बराबर 0 करो, तो ये हो जाएगा 2x बराबर 1 उधर गया तो माइनस के 1 बन गया, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2 से भाग करा दो तो माइनस 1/2 होगा। यहाँ से x बराबर 1 उधर गया तो प्लस 1 बन गया, एक आंसर ये आएगा, एक आंसर ये आएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, चौथा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, कहता है संख्या 14,641 के वर्गमूल के अंकों की संख्या बताओ। तो 14 64 है, 64 1 का 14 64 1 का क्या निकालेंगे हम, गुणनखंड विधि से या तो भाग विधि से वर्गमूल निकाल लीजिए। कैसे, अगर हम इसको 11 से काटें तो 11 1 के 11 और 3 बचेगा 36 हो जाएगा, 11 3 33, फिर 34 हो जाएगा, 11 3 33, 11 के 11, फिर 11 से काटो 11 के 11 होगा, 11 दूनी 22, 11 के 11 और 11 के 11 के रही 121 होता है और 11 के 11। तो हमारे पास जो इसका वर्गमूल बना है, वर्गमूल किसका, 14 64 1 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो 11 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 11 बन रहा है। तो ये 2 2 का जोड़ा बनता है वर्गमूल में, तो 2 एक जोड़ा इसमें से बाहर आया, एक जोड़ा इसमें से बाहर आया, 11 के रही 121, तो 21 में कितने अंक हैं, 121 में 1 2 3 अंक दिख रहे हैं, तो कितने अंक हैं, 3 अंक होंगे, 3 अंक, 3 अंक मतलब ये 3 वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, इसको मिटा दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, कह रहा है कि किसी चतुर्भुज के किन्हीं 3 कोणों का योगफल 285 अंश है, जो कह रहा है चौथे कोण की माप बताइए। तो चौथे कोण के, देखिए कोई चतुर्भुज है तो उनके चारों कोणों को मिलाते हैं तो 360 अंश का कोण बनता है। जैसे जान लिया हमारे पास ये चतुर्भुज है तो इनके चारों कोणों का योग कितना होगा, 360 होगा, कुल मिलाकर कितना होता है 360, इसको और इसको सभी को जोड़ लें तो 360 होता। कह रहा है 3 कोण का योगफल हमको दे रखा है 285, तो 3 कोण के 285 है, तो चौथे कोण का बताओ, ठीक है। तो हमको पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, जो चारों कोणों का योग होता है वो कितना होता है, 360 होता है, ठीक है। तो चौथे कोणों का योग पूछा है तो 3 कोण हमको पता है, ठीक है। तो मान लेते हैं, माना चौथा कोण, माना चौथा कोण, जो चौथा कोण है मान लेते हैं चौथा कोण क्या है, x अंश है, तो x अंश ये और 3 कोण ये, तो x वाला जोड़ लो और प्लस 285 जोड़ लो, 285, अब तब जाकर कुल मिलाकर 360 होगा, कितना होगा 360। अब उधर जाएगा माइनस बन जाएगा, तो x बराबर 360 और माइनस 285, तो घटा दो, 10 में से 5 गया 5, यहाँ कितना बचा, 5 बचा तो 15 हो जाएगा, 15 में से 8 घटा दो तो 7 दूनी 14 15 7 होगा ना, 75 अंश, कितना आएगा 75 अंश आंसर आएगा, कितना आएगा 75 अंश, ठीक है। घटा के चेक कर लीजिए 75 ही आएगा ना, देख लो 10 में से 5 गया 5 आएगा, यहाँ पर बचा कितना 5 हो जाएगा 15 में से 8 घटाएंगे तो 8 है 7 15 होता है ना, तो 75 अंश इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आइए ये था दोस्तों कुल मिलाकर क्वेश्चन नंबर 5 तक 32 प्रश्न। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से 11 तक, जो कि अतलघुत्रीय पर आधारित है। तो अगला प्रश्न दोस्तों जो कि अतलघुत्रीय पर आधारित है, क्वेश्चन नंबर 6 से 11 तक। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या याद कीजिए जिसे 19 44 91 में से घटाने पर शेष पूर्ण वर्ग बन जाए, ठीक है। ये जो हमारे पास संख्या है 19 44 91, ये जो हमारे पास संख्या है ना, ये पूर्ण वर्ग नहीं है। अब पूर्ण वर्ग क्या होता है, पूर्ण वर्ग मतलब होता है इसका वर्गमूल नहीं बन सकता, ये किसी का वर्ग नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो वर्ग कब होगा, कह रहा है कि इसमें से हम कितना घटा दें कि ये किसी संख्या का वर्ग बन जाए, ये कह रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसका वर्गमूल निकालते हैं, जो शेषफल बचेगा उसी को माइनस कर दो, तुरंत क्या बन जाएगा, वर्ग बन जाएगा, है कि नहीं। तो किसी इसमें से कुछ शेषफल बच जाएगा, उसको हम घटा देंगे और वही घटाने पर जो संख्या प्राप्त होगा वही हमारा क्या होगा, वर्गमूल होगा। तो इसको हम क्या करते हैं, या तो भाग विधि से निकाल लो या तो गुणनखंड विधि से, किसी भी प्रकार से गुणनखंड इसका कर लीजिए, ठीक है। आइए इसका गुणनखंड कर लेते हैं। चलिए इस प्रकार से देखो, हम भाग विधि से कर लेते हैं, भाग विधि से आसान पड़ता है इस प्रकार के प्रश्नों को, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पीछे से हम क्या बनाएंगे, 2 2 का जोड़ा बनाते हैं इस प्रकार से। अब 9 देखो, जो 19 है मतलब 19 जो है, 19 किस संख्या का वर्ग है, ठीक है, या फिर किस संख्या के करीब का वर्ग है, ये देखेंगे। अगर हम 4 का वर्ग करें तो 4 चौक 16, अगर हम 5 वर्ग कर दें 5 25, इसका मतलब ज़्यादा हो जा रहा है तो 4 बनेगा, कितना बनेगा 4। तो 4 का वर्ग
अगर 4 का वर्ग कर रहे हो तो 4 बार जा रहा है और 4 बार जोड़ो भी यहाँ, ठीक है ना, क्योंकि ऐसे होता है 4 चौक 16, 4 चौक 16, कितना बार गया 4 बार, और कितना आया 16 आया। अब माइनस कर दीजिए, इन दोनों को जोड़ लीजिए, कितना आएगा 4 4 8 आएगा, है ना, इस प्रकार से ये होगा। अब देखिए इसको घटा लो तो 19 में से 9 में से जब 3 को 6 को घटाएंगे तो कितना आएगा 3। अब अगला जोड़ा उधर जाएगा पूरा 44, ठीक है। अब आगे क्या करना है, अगर भाग विधि से नहीं आ रहा है तो करना, आप ध्यान से देखो, हम बता देते हैं, ठीक है ना। चलिए अच्छा 8 है, अब 8 का देखिए क्या करना है, तो 8 के बगल में कोई संख्या लिखो और उतने से गुणा भी करो, ठीक है। 8 में कोई संख्या लिखो बगल में और उतने से गुणा करो ताकि 344 के करीब या 344 आ जाए। तो हम एक काम करते हैं कि 8 के बगल 4 लिखते हैं और 4 से गुणा भी करते हैं, ठीक है, वो अपने ऊपर करना है, ठीक है। तो 4 चौक 16 के 6 हासिल 1 और 4 8 चौक 32 होता है 32 और एक कितना होता है 33, 32 1 33, मतलब 336 आएगा, इसके करीब आएगा ना, 336 वो 344 है, तो इसको गुणा कर लो, 4 चौक 16 6 हासिल 1 और 4 8 32 1 33। तो 4 बार यहाँ लिखे हो और 4 बार गया है तो 4 बार जोड़ेंगे, और यहाँ भी कितना बार गया है 4 बार, इसको जोड़ के हटाओ तो 6 4 4 8 और ये होगा 8 88 आ गया, और कितना बार गया है 336 बार। माइनस कर दो, ये घटाएंगे तो 14 हो जाएगा, 14 में से जब 6 घटाएंगे तो 8 6 14 होगा, यहाँ बचेगा 2 3 बचेगा, तो 3 में से 3 गया 0, ये भी कितना आ गया 0 आ गया ना, 0 ही आएगा। अब अगली संख्या क्या उतारेंगे 91, तो यहाँ उतर जाएगा 91। अब फिर वही आपको आगे वाला काम करना है, 88 हमारे पास है, अब 88 में क्या करना है, इसके बगल 1 लिख दो और गुणा से 1 करा दो, तो कितना आ जाएगा 881 आ जाएगा। अब वही जाएगा, कितना बार जाएगा लिखो, यहाँ से कितना बार गया, 1 बार गया है, 1 यहाँ लिखोगे और 1 जोड़ोगे, और कितना बार आया है 1 यहाँ गया है, 881 कितना बार जाएगा 0 हो जाएगा और 1 हो जाएगा 10 आएगा, कितना आएगा 10। तो अगर हम ये 10 जो हमारे पास शेषफल बचा है ना, अगर 10 को हम इस संख्या से घटा दें तो ये हमारा एक किसी संख्या का पूर्ण वर्ग बन जाएगा। देखो जैसे हमारे पास है 94491 का पूर्ण वर्ग कैसे बनेगा, जब हम 9491 में से 10 को घटाएंगे तो 10 इस आ जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ 4 4 और 9 1, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 194481 हमारा क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। तो भाग विधि करना थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन आसान है, अगर कर ले जाएंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, मिटा दे रहे हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 7। तो 7वां देख लेते हैं। 7 है, कह रहा है कि x² माइनस 6 का गुणनखंड, इसका गुणनखंड करना। गुणनखंड कैसे करेंगे अभी बताया हमने, 6 का गुणनखंड कर लो ताकि गुणा कर दें, मतलब दो संख्या ऐसा लेना है गुणा करने पर 6 आए और जोड़ने घटाने पर 1 का गुणांक आए। तो हम एक काम करते हैं, 3 में 2 से गुणा करें तो 6 आ जाएगा, और 3 में से जब 2 को घटाओगे तो 1 आएगा, और 1 क्या है x का गुणांक है, तो यहाँ रखेंगे 1 का मतलब 3 माइनस 2 रखेंगे, तो x² माइनस 1 के स्थान पे क्या रखोगे 3 माइनस 2 और इंटू x माइनस 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा x² माइनस 3 गुणा इसमें कराओ 3x हो जाएगा, और 2 गुणा x में कराओ तो प्लस का 2x बन जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस लगा तो माइनस माइनस प्लस, और माइनस का 6। अब 2 को जोड़ा बनाकर कॉमन निकालो, यहाँ से x कॉमन निकला x बचा, यहाँ से x कॉमन निकला 3 बचा, यहाँ से 2 सब में है 2 कॉमन निकालो, प्लस का 2 कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 3 बचेगा, है ना, 2 3 6 होता है। तो एक ब्रैकेट में x प्लस 2 आएगा और एक ब्रैकेट में x माइनस 3 आएगा, ये हमारा क्या होगा गुणनखंड हो जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, कह रहा है sec 30 अंश और माइनस 2 क्वाट 45 अंश और प्लस माइनस 4/√3 और साइन 30 और प्लस 2 cos 0, इसकी वैल्यू बताना है। तो अभी हमने बताया कि सबसे पहले आपको मान याद करना पड़ेगा, साड़ी का मान याद कर लो भैया, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि हर पेपर में 1-2 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो आइए sec 30 का मान रखते हैं, तो sec 30 का मान होता है 2/√3 और cot 45 का मान 1 होता है, तो 2 गुणे और ये cot 45 का मान कितना हो गया 1 हो गया, प्लस और ये देखो प्लस और माइनस है, जब इसका गुणा करा दो तो माइनस बन जाएगा, है कि नहीं, गुणा करा लो डायरेक्ट, माइनस 4 कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा, गुणे ये साइन 30 मान होता है 1/2 और प्लस cos
क्वाट है, क्वास है, क्वास 0 का मान कितना होता है 1 होता है ना। अब इसी को सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा 2/√3 माइनस 2 1 के 2, इसको 2 से काटा 2 दूनी 4 बन जाएगा ना, तो माइनस 2/√3 हो गया और प्लस 2 1 के 2। अब देखो ये प्लस ये माइनस ये प्लस, तो सभी कटते हैं मतलब घट गए, घटने पे क्या आता है 0 आता है, तो ये हमारा क्या आंसर हो जाएगा 0 आंसर सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है भैया, पहले तो आपको मान ही याद करना पड़ेगा, सबसे पहले मान याद कर लो ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा है दो सिक्कों पर दो सिक्का उछालने पर क्या परिणाम प्राप्त होगा। अगर जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 सिक्का है, एक सिक्का ये है, पहला सिक्का ये है और ये दूसरा सिक्का है ये। ठीक है, अब आपको पता होगा तो ये दोनों सिक्के में हेड और टेल होते हैं कि नहीं, हेड टेल होता है ना, सभी लोग सिक्के उछाले होंगे, हेड टेल भारत और उस पर पीछे जो बनता है, तो एक तो 2 होते हैं, एक हेड होता है एक टेल, इसमें भी एक हेड होगा एक टेल, मतलब जिसे चित और पट कहते हैं। ठीक है, अब समझो जैसे समझिए अगर इस सिक्कों को हम उछालें तो क्या कंडीशन हो सकता है, इसमें हेड आ सकता है ना, अगर इसको उछालें तो इसमें भी हेड आ सकता है, कंडीशन बन सकता है ना, दोनों को एक बार उछालो हेड आ सकता है। अच्छा, अगर इसको उछालें तो टेल भी आ सकता है, इसको भी उछालें तो इसमें भी टेल आ सकता है ना, ये हो गया 2 कंडीशन। अगर इसको दोबारा उछालें तो इसमें हेड आ सकता है और इसको उछालें तो इसमें भी टेल आ सकता है, ये मानी बात नहीं है, इसमें हेड आया तो इसमें भी हेड आया, तो इसमें हेड आ सकता है तो इसमें भी टेल आ सकता है ना। अगर इसमें टेल आ जाता है तो इसमें भी हेड आ सकता है, मतलब इसमें 4 कंडीशन बनते हैं। परिणाम क्या आया, परिणाम जो हमारे पास परिणाम आया है वो परिणाम आया है, एक तो हेड बन सकता है हेड, और एक तो टेल बन सकता है टेल, और एक तो हेड और टेल आ सकता है, और एक तो टेल और हेड आ सकता है। मतलब अगर पहले में हेड आया दूसरे में भी हेड आ सकता है, अगर दूसरे में पहले में टेल आया दूसरे में टेल आ सकता है, अगर पहले में हेड आया तो दूसरे में टेल भी आ सकता है, अगर पहले में टेल आया दूसरे में भी हेड आ सकता है। इससे ज़्यादा परिणाम नहीं बनता, तो कुल परिणाम जो बनता है वो 4 बनते हैं। ठीक है, तो कुल परिणाम कितना बनेगा 4। तो कह रहा क्या परिणाम प्राप्त होगा, तो परिणाम यही हमारा प्राप्त होगा, 4 परिणाम होगा और इस प्रकार का परिणाम होगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 9 भैया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, कह रहा है किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई 21 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई, ठीक है, तिर्यक ऊंचाई भैया जिसे हम एल बोलते हैं, एल बराबर कितना है 21 सेंटीमीटर है। अब कह रहा है कि त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, अब हमको त्रिज्या भी दे रखा है, त्रिज्या जिसे हम आर बोलते हैं, आर बराबर कितना दिया है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। कह रहा है इसकी वक्र पृष्ठ बताइए, वक्र पृष्ठ क्या बताना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको बताना है। अब देखो कैसे निकलता है। अच्छा, यहाँ पर अगर एक हम शंकु बना देते हैं धीरे से, देखो इस प्रकार के एक शंकु बन गया, ये हमारा तिर्यक ऊंचाई कहते हैं जिसे एल, और ये हमारा यहाँ से त्रिज्या कहलाता है जिसे कहते हैं आर। ठीक है, और ये जो ऊंचाई होता है ये मेन ऊंचाई होता है जिसे कहते हैं एच। तो वक्र पृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल, सूत्र होता है पाई आर एल। तो पाई की वैल्यू रख लो 22/7, और आर की वैल्यू कितना है 8, और एल की वैल्यू कितना है 21। सभी को मानी रखना भैया, 7 से बात करो, 7 त्रिक 21, तो ये हो जाएगा 22 × 8 × 3। ठीक है, तो 8 त्रिक 24, तो हो जाएगा 22 × 24, 8 त्रिक 24। तो 24 में हम क्या करेंगे 22 से गुणा करा लो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4, 8 8 4 12, 528 कितना हो गया 528 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आ गया भैया। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 11, आइए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। 11 क्या कर रहा है, कह रहा है कि अंडर रूट भैया नहीं, ये कर रहा है घनमूल 343 और गुणे अंडर रूट 576, इसको सरल कीजिए। ठीक है, इसको सरल करना है, तो आपको देखते ही पता चल रहा है ये 7 का क्यूब है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 7 × 7 × 7। ठीक है, जब 3 बार गुणा करोगे तो 7 × 7 इतना आ जाएगा, और गुणे ये किसका वर्गमूल है, यहाँ देखो कुछ नहीं लिखा, ये वर्गमूल है, ये घनमूल है, इसलिए 3 का जोड़ा ये 2 का जोड़ा बनेगा, जिसे हम कहते हैं 24 × 24। क्या लिख सकते हैं 24 × 24। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसमें से एक बाहर आएगा क्योंकि घनमूल है, और इसमें से ये एक बाहर आएगा क्योंकि ये वर्गमूल है। ठीक है, दोनों को क्या कर लो, गुणा कर लो, तो 7 चौक 28 के 8 हासिल 2, और 7 दूनी 14 2 16। ठीक है, 7 चौक 28 के
7 चौक 28 के 8 हासिल 2 और 7 दूनी 14, 14 2 16, तो 168 हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक होता है तो बुरा मत मानिएगा भैया, आप उसको सही कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये था दोस्तों अति लघुत्तरीय प्रश्न। अब हम आएंगे लघुत्तरीय प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12 जो कि लघुत्तरीय प्रश्न पर आधारित है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या कह रहा है कि निम्न चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। यदि कोण ADC बराबर 140 कितना 140, तो BAD BA कोण BAC की वैल्यू बताओ। BAC कहाँ है? BAC ये B है, ये A है और ये C है, मतलब इसकी वैल्यू हमको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर इसकी वैल्यू बताना है तो इसके तीनों कोणों का योग पता होना चाहिए, मतलब तीनों कोण पता होना चाहिए, ये कोण पता होना चाहिए और ये, तब जाके जोड़कर इस तीनों को निकाल सकते हैं, तीसरा वाला। ठीक है, तो सबसे पहले आइए इस चित्र के द्वारा हम समझते हैं। सबसे पहले देखिए ध्यान से कि ये चक्रीय चतुर्भुज है। कैसा है? चक्रीय चतुर्भुज है। ABCD क्या है? ए देखो यहाँ पर ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, अतः हम जानते हैं अगर चक्रीय चतुर्भुज है मतलब वृत्त के अंदर चतुर्भुज बना है तो उनके सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। ये याद रखिए, अगर ये 40 है और ये वाला कोण, मतलब कोण D वाला और कोण B वाला दोनों को अगर मिला दें तो क्या बनेगा? 180 अंश बनेगा। ठीक है, तो सम्मुख कोण, अतः सम्मुख ऐसे लिख दे रहे हैं, सम्मुख कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश के बराबर होता है। ठीक है ना, अगर ये 180 अंश के बराबर होता है तो हम लिख सकते हैं कि 140 अंश और प्लस कोण इसका नाम लिख लो ABC, कोण ABC दोनों मिलाकर कितना बनेगा? 180 अंश का बनेगा। ठीक है, तो 140 उधर जाएगा तो कोण ABC बराबर हो जाएगा 180 माइनस 140। ध्यान से समझते चलेंगे। अब 180 में से 140 घटाएंगे तो कोण ABC की वैल्यू पता जाएगा कितना? 40 अंश। कितना आ गया? 40 अंश, मतलब ये भी हमको पता चल गया 40 अंश। ठीक है, ये तो कोण पता चल गया। अब कोण C की वैल्यू निकालना है, मतलब ACB का वैल्यू निकालना है ना। ACB की वैल्यू कैसे निकालेंगे? हमको पता है कि अगर कोई वृत्त में, ठीक है, किसी वृत्त में अर्धवृत्त पर कोण बनता है, अर्धवृत्त पर अगर कोई जो है त्रिभुज बनता है तो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, तो ये बताओ अर्धवृत्त पर बना है कि नहीं? ये जो त्रिभुज है ये अर्धवृत्त पर बना है। देखो ये आधा वृत्त इधर है, आधा वृत्त इधर, तो यहाँ कितने अंश कोण बनेगा? 90 अंश का कोण बनेगा। तो अगले स्टेप में हम क्या लिखेंगे कि अर्धवृत्त पर बना कोण कितना होता है? बना कोण 90 अंश का। अर्धवृत्त पर बना कोण या अर्धवृत्त पर बने कोण, या ऐसे लिखिए, सही है ना? अर्धवृत्त पर बना कोण कितना होता है? 90 अंश होता है। ठीक है, ये होता है 90 अंश का। तो हम लिख सकते हैं कि कोण ACB कितने का होगा? 90 अंश का होगा। ठीक है, चाहे आप लिखो अर्धवृत्त पर बना कोण 90 का होता है, चाहे लिखिए कि अर्धवृत्त के जो त्रिभुज होते हैं समकोण होते हैं, दोनों बातें एक ही है। ठीक है, अब ये बताओ 90 पता चल गया। अब हम लगा दीजिए त्रिभुज ABC में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। तो पहला कोण जोड़ो A वाला, तो कोण BAC, यहाँ BAC लिखेंगे, BAC और प्लस इसका मान जोड़ो कोण ABC और प्लस कोण इसका नाम लिखो जिसका नाम है ACB और तीनों मिलाकर कितना बनेगा? 180 अंश। 1 2 3 तीनों कोण का 180 अंश। अब यहाँ सबकी वैल्यू रखो। BAC की वैल्यू कितना है? आपको यही ज्ञात करना है, BAC की वैल्यू ज्ञात करना है। इसकी वैल्यू कितना है आपको पता है? 90। और इसकी वैल्यू कितना है? इसकी वैल्यू 40 है, बराबर 180 अंश। ठीक है, 180 अंश। अब 90 को और 40 को जोड़कर 180 की तरफ पक्षांतर कर दो, बस आंसर आ जाएगा ना। ध्यान से देखो, तो ये हो जाएगा कोण BAC बराबर 180। ये दोनों जुड़कर उधर चला जाएगा तो माइनस जोड़ो 90 और 40 कितना हो जाएगा? 130। और दोनों को जैसे ही हमने घटा दिया तो कितना आ जाएगा? 50 अंश। कितना आ गया? 50 अंश। और यही हमारा 50 अंश क्या बनेगा? आंसर हो जाएगा। कितना? 50 अंश। तो ये हमारा कितना आएगा? 50 अंश आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इसको इसी प्रकार से आपको मतलब सॉल्व करना है ना, और कुछ नहीं।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास। एक सारणी दे रखा है, कह रहा है इसका माध्यिका बताइए। ठीक है, हमने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है, इसमें पूछा है माध्यिका बताइए, माध्यक क्या होगा। ठीक है, माध्यक पूछा है। तो सबसे पहले हम सारणी बना लेते हैं। यहाँ पर आयु दिया है, ठीक है, आयु दे रखा है, और यहाँ पर दिया है शिक्षार्थी मतलब बारंबारता जिसे बोलते हैं, ये दे रखा है। और हम अगला स्टेप लगाएंगे संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। ये 3 कॉलम बनता है। ठीक है, 3 कॉलम बनाना पड़ेगा आपको। पहला है 12 और आयु है 14, मतलब 12, 13, 14, 15 और 16, ये आय हो गया। 4, 5, 4, तो 4, 5, 4, 6 और 5, ये हो गया हमारे पास क्या, बारंबारता। अब संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, ये समझने वाली बात है। पहले तो आप 4 को ऐसे लिख लो, फिर 4 को 5 के साथ जोड़ कर लिखेंगे। सॉरी, ये 4 है। ठीक है, 4 को पहले लिखेंगे, फिर 4 को 5 में जोड़ेंगे तो 4, 5, 9 यहाँ आ जाएगा। अब 9 को हम जोड़ेंगे 4 के साथ, तो 4 और 9 जोड़ेगा तो कितना आएगा, 13। अब 13 को जोड़ेंगे हम 6 के साथ, तो 13 और 6 कितना होता है, 19। अब 19 को जोड़ेंगे हम 5 के साथ, 19 और 5 कितना होगा, 24। ये संचयी बारंबारता हो गया। अगर इन सभी का हम योग निकालें ना, जिसे यन बोलते हैं, तो इन सभी का जो योग आएगा वो 24 आएगा। और ये दोनों आपस में बराबर हमेशा होना चाहिए, तभी ये माना जाएगा संचयी बारंबारता सही है। ठीक है, तो यन की वैल्यू कितना आया है, यन की वैल्यू कितना आया है, यन की वैल्यू कितना आया है, 24 है। और जो कि क्या है, सम है। क्या है ये, सम है। क्या है, सम है। अब सम के लिए अगर n की वैल्यू सम आया है तो अलग फार्मूला, अगर विषम आया है तो अलग फार्मूला। तो सम के लिए कौन सी फार्मूला लगाते हैं, तो माध्यक बराबर लिखेंगे, माध्यक। ठीक है, माध्यिका लिखो चाहे माध्यक लिखो। माध्यिका बराबर होता है n/2 पद, और प्लस में n/2 +1 पद, और पूरे का बटा कितना, 2 कर लो बस, और कुछ नहीं। अब यान की वैल्यू कितना है, 24 है, और 24 मतलब 24/2 करोगे तो 24/2, ये 24 का आधा करो, चाहे यहीं पर मान निकाल लो, n/2 कितना आ जाएगा, यान का 24 का आधा करो कितना आएगा, 12 आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 पद, 12वां पद। ठीक है, और यहाँ लिखोगे कितना हो जाएगा, 12 और 1 ये 13वां पद हो जाएगा, 13वां पद। ठीक है, और पूरे का बटा कितना, 2, ये आंसर। ठीक है, आंसर नहीं, अभी 12वां पद ढूंढो कहाँ है, 12वां पद। अब देखेंगे 12वां पद मिलेगा कहाँ, तो कहोगे 12वां पद इसमें है, इसमें तो ही होगा 12 पद, और किसी में 4 में नहीं होगा, 9 में नहीं होगा। तो सबसे पहले 12 में है, मतलब 13 के अंदर 12 है, और ये 13 और 13 के अंदर 13 भी है, तो ये वाला कॉलम ढूंढ लो, और ये 14 लिख लो 2 बार। तो 12वां पद कौन सा, 14। तो यहाँ लिखेंगे कि 14 और प्लस 13वां भी पद कितना आ रहा है, 14 आ रहा है, और पूरे का बटा 2। तो 14 और 14 जब जोड़ेंगे तो 14 कितना होगा, यहाँ देख लीजिए, 14 28, 28/2 करेंगे, 28/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 14 दूनी 28 होता है। तो आंसर हमारा जो आएगा 14 आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से हम जो है माध्यिका निकालेंगे। तो सुनो, माध्यिक और मतलब माध्यिका और समांतर माध्य, इस टाइप के एक क्वेश्चन हमेशा आते हैं, बहुलक का भी आता है। ठीक है, तो इसको आप बढ़िया से तैयार कर लीजिए, तैयार कर लेंगे ना। हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये तो क्वेश्चन नंबर 13 था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या आइए देखिए, 14 क्या कर रहा है, कर रहा है एक, यहाँ देखेंगे एक रोलर का व्यास 70 सेंटीमीटर और लंबाई जो है उसका लंबाई जो है 2 मीटर है, करा। तो बताइए कि 50 चक्कर में रोलर कितना वर्ग सेंटीमीटर चलेगा, ये हमको बताना है। ठीक है, रोलर आप जानते हैं जो सड़क को समथर करता है, दबाता है मिट्टी को, वो क्या होता है, रोलर होता है। ठीक है, अब रोलर कैसा है, बेलन के आकार का है, आपको पता है बेलन के आकार का है रोलर। ठीक है, अब समझो जैसे हमने एक रोलर बना दिया, ये रोलर का चक्का हो गया, ये क्या हो गया, रोलर का चक्का हो गया। अब इसकी जो लंबाई है वो है 2 मीटर है, कितना है, 2 मीटर, और इसकी जो व्यास है वो कितना है, 70 सेंटीमीटर। 70 सेंटीमीटर क्या है उसका व्यास है, ये 70 सेंटीमीटर व्यास हो गया। अब कह रहा है कि 50 चक्कर में कितना वर्ग सेंटीमीटर वो चलेगा, 50 चक्कर में। तो सबसे पहले हम एक चक्कर का निकाल लेते हैं। जब एक चक्कर का निकालेंगे तो कितना, 50 चक्कर का हम निकाल सकते हैं 50 से गुणा करके। तो एक चक्कर मतलब ये एक बार जब डोलेगा तो ये जो है अपने वक्र पृष्ठीय के बराबर डोलेगा, मतलब घूमेगा।
जब एक चक्कर ये जो रोलर का जो है पहिया है, वो जो एक चक्कर जब घूमेगा ना तो वो अपने जो है वक्र पृष्ठ के बराबर घूमेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या क्या दिया है, सबसे पहले उसको लिख लेते हैं, मतलब ऊंचाई जिसे हम बोलते हैं उसे लंबाई बोलेंगे। एच बराबर दिया है 2 मीटर, 2 मीटर बराबर होता है 200 सेंटीमीटर। कितना होगा, 200 सेंटीमीटर। और इसकी जो व्यास होगा मतलब त्रिज्या आर, इसका आधा कर दो तो व्यास का आधा त्रिज्या बनता है, तो 70 का आधा कितना होगा, 35 सेंटीमीटर ये हो गया, ठीक है। अब एक चक्कर में कितना, मतलब ये हमको बताना कितना चलेगा, मतलब एक चक्कर में कितना चलेगा। एक चक्कर में चली गई दूरी, चली गई क्षेत्रफल लिखेंगे। तो एक चक्कर में कितना क्षेत्रफल वो चल रहा है ये हमको बताना, क्योंकि वर्ग सेंटीमीटर है, ठीक है, वर्ग मीटर है, मीटर में हमें आंसर देना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम एक चक्कर में कितना क्षेत्रफल ये चल रहा है अपने वक्र पृष्ठ के बराबर चलेगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठ किसके बराबर चलेगा, बेलन का वक्र पृष्ठ। और बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र लगा लो 2πr/h, ये होता है बेलन का वक्र पृष्ठ 2πr/h। अब 2 गुणे पाई का मान 22/7 और r की वैल्यू यहाँ है 35, तो 35 रखेंगे। और गुणे ऊंचाई कितना है 200, तो यहाँ लिखेंगे 200। अब 7 से काटोगे तो 7 पचे 35 होगा ना इतना। अब ये हमारे पास जो बना है तो 22 दूनी 44 हो जाएगा, और गुणे और 5 दूनी 10 मतलब 1000 हो गया। कितना हो गया, 1000। 5 दूनी 10 मतलब 1000 हो गया। अब 44 से जब गुणा करेंगे तो 44,000 बनेगा। कितना हो जाएगा, 44,000 वर्ग सेंटीमीटर। मतलब ये जो एक चक्कर चल रहा है ना, एक चक्कर में जो है 42,000 वर्ग सेंटीमीटर चल रहा है। तो 50 चक्कर में कितना चलेगा, पहले इसको मीटर बना लो। अगर इसको हम मीटर बनाएं तो आप क्या करोगे, 100 से नहीं बल्कि 1000 से भाग करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर वर्ग लगा है भैया, वर्ग लगा है। तो आप 100 से भाग करोगे नहीं, 100 गुणे 100 से भाग करोगे तो ये हो जाएगा 14,000/100 गुणे 100। अब ये बन गया मीटर का वर्ग। क्या बन गया, मीटर का वर्ग। अब जैसे हमने इसको भाग किया तो कितना आ गया, 14 है। देखिए यहाँ पर 100 गुणे 100 मतलब 00 से 00 कैंसिल हो गया, 10 से 10 मतलब 1.4 मीटर। कितना चल रहा है, 1.4 मीटर चल रहा है। नीचे नहीं दिख रहा होगा तो आप यहाँ बोल दे रहे हैं हम 4.4 मीटर चलेगा। जब 14,000 को जब मीटर को में बनाएंगे तो कितना आएगा, 4.4 मीटर आ जाएगा। तो ये तो हो गया एक चक्कर में। तो हम 50 चक्कर में निकालेंगे। 50 चक्कर में कितना चलेगा ये निकाल लेते हैं। तो 50 गुणे 1.4 मीटर का वर्ग, ठीक है। तो 50 से गुणा कर लो। तो 50 से जब गुणा करेंगे तो 14 25 70 होता, मतलब 7 मीटर। कितना मीटर चलेगा, 7 मीटर हमारा आंसर सही होगा, ठीक है। कितना आएगा, 7 मीटर, ठीक है। 14 25 70 होता है और 0 से दशमलव हट जाएगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इसको मिटा दे रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 15 वाला। 15 में कह रहा है कि 700 को ऐसे दो भागों में बांटिए कि एक भाग 40%, दूसरे भाग का 80% से कितना अधिक हो, 60% से 80 अधिक हो, ठीक है। किसको बांटना है, 700 को बांटना है दो भागों में ना। तो अगर हम एक भाग मान लेते हैं कि माना पहली भाग हम मान लेते हैं कि पहली भाग कितना है, x है। तो दूसरी भाग कितना होगा, दूसरी भाग कितना होगा, 700 माइनस x होगा कि नहीं। अगर पहली भाग x भैया तो दूसरा 700 माइनस, क्योंकि 700 को भाग बांटना है, दो भागों में बांटोगे तो घटाना पड़ेगा ना। अब प्रश्न के अनुसार ये क्या कह रहा है कि एक भाग का 40%, मतलब एक भाग का 40%, तो एक भाग कितना है x का 40%, तो 40% ये हो जाएगा बराबर दूसरे भाग का 60%, मतलब दूसरा भाग कितना है, 700 माइनस x का कितना, 60%, कितना 60%। कह रहा है कि 80 अधिक है, तो इसमें क्या करोगे, 80 माइनस कर दोगे। कितना, 80 माइनस कर दो। अब इसको हल कर लो। तो इसको जब हल करेंगे तो x गुणे ये 40 है, 40/100 लिख सकते हैं। 40% मतलब 40/100 और माइनस का 80 बराबर
ये हो जाएगा 700 माइनस एक्स, और गुणे में कितना हो जाएगा, इसको भाग करेंगे तो 60 बटे कितना हो जाएगा 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, यहाँ 1 0 से 1 0 ये कैंसिल, ठीक है। 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो ये हो जाएगा 2x बटे 5 और माइनस में 80 बराबर ये हो जाएगा 700 माइनस एक्स, और ये हो जाएगा 2 तिहाई 6, 3 और 2 पंचे 10 मतलब 5 आ जाएगा ना। अब इसको गुणा करा लो तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3 गुणा करा लो, 8 पंचे 40, 400 होगा, 400 और बटे में कितना हो जाएगा 5 बराबर इसका गुणा करोगे 7 त्रिक 2100 और बटे में 5 और माइनस में 3x, ठीक है। हमने गुणा करा लिया, 5 से 5 हर काट दो बराबर है, तो 3x इधर आएगा तो 5x आ जाएगा, मतलब 2x और प्लस 3x बराबर 2100 ये पहले से था, उधर गया तो प्लस कितना हो गया 400 हो गया, कितना हो गया 400। तो 3 2 कितना होता है, 3 और 2 कितना होता है 5x, कितना होगा 5x होगा ना, 3 और 2 कितना होगा 5x, यहाँ लिखेंगे 5x बराबर ये हो जाएगा 2500, कितना होगा 2500, और जैसे ही 5 से हमने काटा इसको तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा, 50 25 कितना आएगा 500 आएगा, तो x का जो मान आएगा वो कितना आएगा 500x का मान आएगा, मतलब पहला भाग कितना 500। अब यहाँ देखो अगर पहला भाग 500 है, यहाँ देख लेते हैं थोड़ा सा, पहला भाग जो आया है 500 आया है, तो दूसरा भाग जो दूसरा भाग होगा वो 700 में से यहाँ x की वैल्यू रख लो, 700 माइनस 500 बराबर कितना होगा 200, तो ये आंसर ये हमारा आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्या 16 क्या कह रहा है, इसको मिटा दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, कह रहा है कि 2 पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों के अंकों का योगफल 4 हो तो प्रयागता ज्ञात कीजिए। 2 अगर पासा को उछाला जाए, देखो जैसे मान लीजिए ये पासा बना लेते हैं, ठीक है, मान लीजिए एक पासा ये हो गया और दूसरा पासा ये हो गया, हमारे पास 2 पासा है, ये एक पासा है, ये दूसरा पासा, दूसरे पास। अब कह रहा है कि दोनों पासों को अगर उछाला जाए तो इनका ऐसा अंक आना चाहिए ताकि जोड़ने पर 4 आ जाए। तो एक काम करो, अगर पहले में 1 आ जाए तो दूसरे में 3 आ सकता है, तभी तो 4 बनेगा। अगर पहले में 3 आ जाए तो दूसरे में भी 1 आ सकता है, तभी तो 4 बनेगा। अब दोनों में 2 2 आ जाए तब भी कितना बनेगा 4 बनेगा। इसका मतलब कितना परिणाम हुआ, परिणाम जो परिणाम हमारे पास आया है वो एक तो आया है 1,3, दूसरा आया है 3,1 और तीसरा आया है 2,3। तो परिणाम कुल परिणाम मतलब कुल या अनुकूल परिणाम कितना है, अनुकूल घटना, जो अनुकूल घटना है वो कितना है 3 है, और पासे में कितने अंक हैं 6, और 6 का गुणा 6 में करेंगे 36, तो कुल घटना कितना होगा, कुल घटना बराबर कितना होगा 36 होगा। तो प्रायिकता निकाल लो, प्रायिकता, ठीक है। प्रायिकता बराबर क्या होता है, प्रायिकता बराबर होता है कि अनुकूल घटना और बटे कुल घटना ये होता है। अब अनुकूल घटना कितना है 3 और कुल घटना कितना है 36, और बार 3 36, 1/12 ये हमारा आंसर होगा, कितना होगा 1/12। तो अगला क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। 17 नंबर कह रहा है कि पासे को 28 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग में उसमें भुजाओं को स्पर्श करता है, कह रहा है कि स्पर्श करता हुआ बना है, कह रहा है वृत्त का क्षेत्रफल बनाओ। वृत्त का क्षेत्रफल बताना है। इसका चित्र देखो कैसे है, चित्र नहीं बना है तो हम बना देते हैं। एक इस प्रकार का एक भुजा है, मतलब वर्ग है, ठीक है, और इसके अंदर मतलब चारों भुजाओं को स्पर्श करते हुए एक वृत्त बना है, इस प्रकार से ना, इस प्रकार से एक वृत्त बना है। कह रहा है इस वृत्त का त्रिज्या बताओ कितना होगा। इस वृत्त का क्या पूछा है, क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल निकालेंगे, सबसे पहले त्रिज्या निकालेंगे। और इस वर्ग की भुजा कितना है 28 सेंटीमीटर भुजा है, तो जो भुजा होगा वही वृत्त का व्यास होगा, क्योंकि ये वृत्त का व्यास है, ये क्या है वृत्त का व्यास है, और यही क्या है वर्ग की भुजा है। तो वर्ग की जो भुजा होगा मतलब वृत्त का व्यास, जो वृत्त का व्यास होगा वही वर्ग की भुजा होगा। वर्ग का भुजा दोनों क्या होंगे बराबर होंगे। वर्ग की भुजा कितना है 28, तो ये तो व्यास हो गया, ये क्या है व्यास है। अगर हम त्रिज्या निकालें तो त्रिज्या कितना होगा 28 का आधा कर दो, 28 का आधा कितना होता है 14 दूनी 28, 14 सेंटीमीटर, कितना आएगा 14 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो ये त्रिज्या हो गया। अब क्षेत्रफल निकाल लो, वृत्त का क्षेत्रफल
वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर, और पाई बनता है 14, ठीक है। 22/7 रख दो आर की पाई की वैल्यू, और 14 × 14 आर की वैल्यू लिख दो, ठीक है ना। 14 × 14 क्योंकि वर्ग है तो 14 × 14 2 बार लिख लो, और 7 दूनी 14 2 हो गया, और 14 दूनी 28, 22 × 28 हो गया। अब हम 28 में 2 से 22 से गुणा कर देंगे तो 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 1 5, 56 होगा। तो यहाँ भी 56 होगा, 6 हो जाएगा, और 11 और 6 से 16 कितना होगा 616 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 17। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है उसको देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि चित्र में वृत्त O का केंद्र है, कह रहा AOB वृत्त का व्यास है, कह रहा यदि कोण CAB बराबर 60 अंश, कोण ABD बराबर 40 अंश, तो CAB और कोण DBC का मान बताओ। नीचे क्वेश्चन अगर दिख रहा होगा तो सही है, नहीं तो हम बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए चित्र देख लेते हैं। चित्र कैसे है, यहाँ पर हम चित्र बना लेते हैं। ये हमारे पास एक चित्र है, ठीक है। ये वृत्त हो गया और ये व्यास है, व्यास का नाम है AOB, ये व्यास है। और यहाँ पर एक त्रिभुज बना है ऊपर इस प्रकार से, और एक त्रिभुज नीचे भी बना है इस प्रकार से। इसका नाम है C, इसका नाम है D, और ये 60 अंश का है और ये है 40 अंश का, ठीक है। अब इसमें पूछा कौन सा कोण है, कह रहा है कि CAD, C यहाँ है, A यहाँ है और D यहाँ है, मतलब ये पूरा कोण बोला है, ये पूरा कोण आपको ज्ञात करना है CAD। फिर पूछा है DBC, फिर ये वाला कोण, मतलब ये सभी दोनों कोण का आपको ज्ञात करना है। तो इसको देखो कैसे हल करते हैं, सबसे पहले जानेंगे। अब हमको ये पता है कि अगर बात करें कि ये अर्धवृत्त, देखो ये क्या व्यास है, इसके ऊपर अर्धवृत्त बन रहा है, नीचे अर्धवृत्त पर। हमने बताया है कि अर्धवृत्त पर बना कोण कितने का होता है 90 अंश का होता है। तो ये कितने का बनेगा 90, ये भी कितने का बनेगा 90। यहाँ लिखेंगे कि क्योंकि अर्धवृत्त पर बना कोण कितना होता है 90 अंश का होता है, ठीक है। ये तो नियम है वृत्त का। अब हम लिख सकते हैं कि कोण इसका नाम ACB बराबर 90 अंश का, तथा दूसरा भी कोण इसका नाम ADB, इसका भी कितना का वैल्यू होगा 90 अंश का होगा। अब हम पहले त्रिभुज हल करेंगे ABC में। अगर हम त्रिभुज ABC में बात करें ABC में, तो हमको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों के 180 अंश होता है ना। तो यहाँ पर जोड़ो इसका नाम, देखो ये इसका नाम 60 अंश है, तो 60 को जोड़ लो, और इसका देखिए इसका 90 अंश है, यहाँ पर ये 90 पता है ना, इसका नाम यहाँ लिख लो ACB कितना है 90 अंश भी है यहाँ पर, और प्लस ये हो गया एक कोण दो कोण, और इसकी वैल्यू आपको निकालना है, मतलब ABC का कोण ABC का बराबर कितना 180 अंश। नहीं समझे, यहाँ दोबारा देखें, इसको हमने जोड़ा 60 अंश, इसको हमने जोड़ा यहाँ, इसका नाम लिखा, इसको हमने जोड़ा इतने कोण को यहाँ पर लिखा, और तीनों कोणों के 180 अंश होता है। और ये 60 पहले से हमको पता है, ये भी 90 पता है, बराबर प्लस कोण ABC, मतलब इसी की वैल्यू आपको निकालना, आधे की वैल्यू, ठीक है, बराबर यहाँ हो जाएगा 180। और ये दोनों जुड़कर उधर जाएंगे तो कोण ABC जो आएगा 180 माइनस 180 में से माइनस घटा दो कितना 150, ये दोनों जुड़कर उधर जाएगा 150 बनेगा, बराबर कितना आया 30 अंश आया। कितना आया 30 अंश आया। अब बताओ इसकी वैल्यू कितना आया 30 अंश आ गया कि नहीं, इसका जो मान आया वो कितना आया 30 अंश आया। अब इस प्रकार से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो अगला त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ADB में अगर इसमें बात करें, इसमें तो पहले तो कोण लिख लो, ये आपको पता है 40 अंश, तो 40 अंश लिख लो प्लस, और ये पता है 90 जिसका नाम है ADB, कोण ADB, और प्लस कोण इसका नाम लिख लो, इसका नाम क्या हो जाएगा यहाँ से BAD बराबर कितने का 180 अंश का।
अब इन दोनों को वैल्यू पता है, इसका 40 है और इसका भी आपको पता है, इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू कितना है 40 है। तो यहाँ पर सॉरी इसका वैल्यू 90 है, यहाँ देखो यहाँ पर 90, तो यहाँ लिखेंगे कितना 90 और प्लस कोण BAD बराबर कितना 180 अंश। अब यहाँ से नीचे नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। कोण BAD बराबर 180 माइनस ये दोनों जुड़कर उधर जाएंगे तो आ जाएगा 130 बराबर कितना आ जाएगा मतलब 50 अंश। कितना आएगा 50 अंश। तो इसका जो वैल्यू आया कितना आया 50 अंश है ना। अब देखो दोनों को हमने वैल्यू निकाल लिया है, अब यहाँ पर स्थान नहीं है, इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है ना, इसको मिटा दे रहे हैं। अब आगे देख लेते हैं, ठीक है। अब हमको वैल्यू क्या करना है, यहाँ से CAD की वैल्यू बताना है, कोण CAD का मान बताना है। अब CAD पूरा आता है 60 प्लस 90, तो 60 प्लस 50 तो कितना होगा 110 अंश आएगा। अब ये वाला अंश पूछा है, मतलब कोण जिसका नाम है CBD, कोण CBD है ना, BD लिख दो यहाँ से DBC, इनको जोड़ेंगे तो 40 प्लस 30 बराबर कितना होगा 70 अंश। ठीक है, यही दोनों कोण हमको क्या करना था, बताना था। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 18 तक। हमने इस क्लास में पूरा क्वेश्चन नंबर 18 पूरा कंप्लीट कर दिया है दोस्तों। तो आज क्लास बस यहीं तक। अगर ये क्लास आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको क्लास कैसा लगा। ठीक है, अगर किसी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर चाहते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।